ये स्टूडेंट्स, कल भी पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था द्रव्य तरंगों के प्रायोगिक सत्यापन के लिए अपन डेविसन-जर्मर प्रयोग समझ रहे थे। डेविसन-जर्मर ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया कि गतिशील द्रव्य कण तरंगों की भांति बिहेव करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट की जो प्रैक्टिकली अरेंजमेंट है वो मैंने चित्र में दिखाई हुई है। इसके 3 पार्ट्स के रूप में अपन इसको समझ सकते हैं। पहला पार्ट ये है इलेक्ट्रॉन गन। इस एक्सपेरिमेंट के प्रैक्टिकली अरेंजमेंट के 3 पार्ट हो सकते हैं। पहला पार्ट क्या है? इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन का मतलब है यहाँ से त्वरित इलेक्ट्रॉन हम प्राप्त करेंगे। तो उस पार्ट में देखो, यहाँ एक फिलामेंट है, टंगस्टन धातु का फिलामेंट होता है F, जिसमें एक बैटरी कुंजी और धारा नियंत्रक जोड़कर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो तापायनिक उत्सर्जन के द्वारा इसमें से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन अपन पहले पढ़ चुके हैं कि धातु जो होती हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और अगर कार्यफलन के बराबर एनर्जी मिले तो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। तो ये जब इसमें धारा प्रवाहित होगी तो ये तंतु गर्म हो जाएगा और गर्म होने पर तापायनिक उत्सर्जन के फलस्वरूप इसमें से क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए क्या किया है? ये जो टंगस्टन का तंतु है, एक बेलनाकार कोटर, ये क्या है? एक बेलनाकार कोटर है। कोटर मतलब खोखला बेलन है जिससे ये घिरा हुआ है और इस बेलनाकार कोटर में एक सूक्ष्म बारीक छिद्र होता है। बारीक बिल्कुल, यानी क्योंकि अपन किरण पुंज के रूप में इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना चाहते हैं, बारीक किरण पुंज के रूप में, फैला हुआ नहीं, बल्कि ये किरण पुंज, एक संकीर्ण किरण पुंज के रूप में हम इसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो इस बेलनाकार कोटर में एक बारीक क्या होता है? छिद्र। इस कोटर को इलेक्ट्रॉन के सापेक्ष नेगेटिव विभव पे रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी ऋणावेशित होता है। तो ऋणावेशित ऋण विभव से प्रतिकर्षित होगा और यहाँ हमने डायफ्राम S1 और S2 के द्वारा इसको पॉजिटिव विभव पे रखा है। तो पॉजिटिव विभव से इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे और नेगेटिव से प्रतिकर्षित होंगे, यानी इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉनों पर एक विभवांतर लग गया V। ये विभवांतर कैसा है? परिवर्ती विभवांतर, जिससे इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि 12mv² बराबर क्या होता है? EV। तो विभवांतर का मान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो घट जाएगी। यानी इस पूरे सिस्टम को हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉन गन, क्योंकि जैसे बंदूक से त्वरित गोली निकलती है वैसे ही यहाँ से त्वरित इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और अलग अलग विभवांतर लगाकर अपन अलग अलग गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा जो भाग है उसका नाम है निकिल क्रिस्टल। दूसरे भाग का नाम क्या है? निकिल क्रिस्टल। तो ये निकिल धातु का एक आयताकार ठोस टुकड़ा हमने लगाया हुआ है। ये चित्र में देखिए, ये निकिल धातु का आयताकार ठोस क्रिस्टलीय टुकड़ा है जो त्रिविमीय ग्रेटिंग की तरह कार्य करता है, यानी इसको अलग अलग दिशाओं में अलग अलग कोणों पर व्यवस्थित कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो निकिल क्रिस्टल लगाया है तो निकिल धातु का ही क्यों लगाया है? अन्य कोई धातु भी अपन यूज़ कर सकते थे, क्योंकि सारी धातुएं जो होती हैं वो क्रिस्टलीय संरचना रखती हैं। सभी ठोस मैक्सिमम ऑलमोस्ट क्या होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं। लेकिन इस प्रैक्टिकल में निकिल धातु ही क्यों काम में लिए? तो इसका रीज़न क्या है? जो परमाणु के बीच की दूरी होती है कैपिटल D, जिसको मान अपन ने कल चित्र में दिखाया था, वो निकिल क्रिस्टल के लिए होता है 2.15 एंगस्ट्रॉम। और जो विवर्तन की आवश्यक शर्त होती है, विवर्तन अपन पढ़ते हैं, पहले 12वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। विवर्तन की आवश्यक शर्त क्या है? विवर्तन तभी होगा जब तरंगदैर्घ्य लैम्डा लगभग बराबर क्या हो? विवर्तक का साइज के लगभग बराबर हो तरंगदैर्घ्य, तभी विवर्तन हो पाएगा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनों से संबंधित तरंगदैर्घ्य कल मैंने ज्ञात करवाई थी तुम्हें, लैम्डा का मान क्या था? 12.27/√b एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम में थी, यानी लगभग इसी कैटेगरी की लैम्डा है और इसी कैटेगरी का ये मान है। तो निकिल धातु में ही लैम्डा लगभग बराबर D शर्त पूरी होती है
यानी विवर्तन के लिए जो आवश्यक है इलेक्ट्रॉन पुंज के निकेल क्रिस्टल के परमाणुओं से विवर्तन के लिए जो आवश्यक शर्त है लैम्डा लगभग बराबर डी, वो सिर्फ काय में पूरी होती है निकेल क्रिस्टल में। इसलिए हमने यहाँ पे किसका क्रिस्टल काम में लिया है, निकेल धातु का क्रिस्टल काम में लिया है, अन्य धातु का काम में नहीं ले सकते, क्योंकि एग्जैक्टली जो विवर्तन होगा वो निकेल धातु से या निकेल क्रिस्टल के परमाणुओं से ही हो सकता है, क्योंकि विवर्तन की शर्त का पालन होता है। तीसरा जो भाग है यहाँ पे वो है संसूचक या आयनन कक्ष। संसूचक का मतलब जहाँ हम कलेक्ट करेंगे इन त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज को विवर्तन के बाद जहाँ कलेक्ट करेंगे उसे हम कहते हैं संसूचक। मतलब डिटेक्ट करेंगे जहाँ पर कि निकेल क्रिस्टल के परमाणुओं से विवर्तन के बाद जो इलेक्ट्रॉन पुंज आएगा ये क्या है तुम्हारा, विवर्तित पुंज। इलेक्ट्रॉन का क्या है ये, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज। ये तो आपतित पुंज है जो निकेल क्रिस्टल पर आपतित होगा और फिर क्रिस्टल के परमाणुओं से विवर्तन के बाद ये किसी दिशा में किसी कोण पर फाई पर विवर्तित होगा। तो इसको कलेक्ट करने के लिए हमने यहाँ एक आयनन कक्ष लिया है। एक बंद आयताकार बॉक्स है, मतलब एक कक्ष है ये बंद पूरी तरह, जिसमें अल्प दाब पर CO2 या SO2 गैस भर देते हैं, जिस गैस का क्या होता है, आयनीकरण होता है। इस कक्ष को अपन कहेंगे संसूचक या आयनन कक्ष। ये किसी एक जगह फिक्स नहीं है, बल्कि एक वृत्ताकार पैमाने पर अलग अलग कोण पर व्यवस्थित किया जा सकता है, क्योंकि विवर्तन किसी भी कोण पे हो सकता है। ऐसा तो है नहीं 30 डिग्री पे हो या 35 पे हो या 40 पे हो, अलग अलग वेग से अलग अलग गतिज ऊर्जा के साथ जो इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ आपतित होंगे वो अलग अलग कोण पर विवर्तित हो सकते हैं। तो इसको अपन एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन दिखता नहीं है इसलिए ये भी नहीं दिखेगा, लेकिन हम इसको अलग अलग कोण पर एडजस्ट करके ये देख सकते हैं। अब पता कैसे लगेगा कि इलेक्ट्रॉन पुंज यहाँ आया कि नहीं आया, तो उसके लिए हमने इसको काय से जोड़ा है, गैल्वेनोमीटर से। गैल्वेनोमीटर को यहाँ भूसंपर्कित किया है, सुग्राही धारा मापी है। अगर इसमें गैस का आयनीकरण हुआ तो आयन उत्पन्न होंगे, आयनों के कारण धारा प्रवाहित होगी और धारा के गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, विक्षेप। तो अगर तुम्हें गैल्वेनोमीटर में विक्षेप दिखाई दे रहा है, इसका मतलब गैस का आयनीकरण हो रहा है, और गैस का आयनीकरण हो रहा है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पुंज आयनन कक्ष में प्रवेश कर रहा है, यानी कि त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन हो रहा है। हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है कि द्रव्य तरंगें होती हैं, और द्रव्य तरंगें होने का प्रमाण क्या है, तरंगों का विवर्तन होना। क्योंकि तरंगों का मुख्य अभिलाक्षणिक गुण क्या है, तरंगों का विवर्तन। तो अगर जैसे एक्स किरणों का विवर्तन कल मैंने सिद्धांत तुम्हें समझाया था कि जिस तरह एक्स किरणों का विवर्तन क्रिस्टल के परमाणुओं से होता है, उसी तरह अगर इस इलेक्ट्रॉन पुंज का भी विवर्तन होता है तो इसका मतलब साफ सिद्ध होता है कि इलेक्ट्रॉन जो कि द्रव्य कण हैं वो तरंगों की तरह बिहेव करते हैं। तो इस प्रैक्टिकल में यही तो प्रूफ करना है। तो अगर तुम्हें यहाँ गैस का आयनीकरण प्रेक्षित होता है, गैस का आयनीकरण कैसे प्रेक्षित होगा, इस गैल्वेनोमीटर में अगर विक्षेप आता है जो कि सुग्राही धारा मापी है, विक्षेप तभी आएगा जब इसमें धारा प्रवाहित होगी। धारा प्रवाहित होने का रीज़न क्या है, गैस का आयनीकरण। और आयनीकरण कौन करेंगे, ये त्वरित इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, जिनमें बहुत अधिक ऊर्जा है, ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन ही गैस का क्या कर सकते हैं, आयनीकरण कर सकते हैं। तो इसको अपन बॉक्स को आगे पीछे खिसका सकते हैं ऐसे अलग अलग एंगल पर। जैसे मान लो यहाँ पे रखने पर विक्षेप नहीं आ रहा, इसका मतलब गैस का आयनीकरण नहीं हो रहा, इसका मतलब यहाँ पे विवर्तित पुंज तुम्हें प्राप्त नहीं हो रहा। तो यहाँ से यहाँ तक पूरा चेक कर सकते हैं, यहाँ एडजस्ट करो, यहाँ एडजस्ट करो, कहीं ना कहीं तुमको विक्षेप मिलेगा। इसका मतलब किसी भी एंगल पर ये इलेक्ट्रॉन पुंज क्या हो सकता है, विवर्तित हो सकता है। तो जहाँ विवर्तित हो रहा हो वहाँ देखें, और अलग अलग एंगल पर तीव्रता भी अलग अलग आती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा दिशाओं में भी विवर्तन हो सकता है, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन पुंज है वो कंटिन्यूअस है, ऐसे नहीं है कि एक बार चल गया ख़त्म। क्योंकि हमने विभवांतर लगाया हुआ है इसलिए चलता रहेगा, तो अलग अलग एंगल पे भी विवर्तन हो सकता है। तो यहाँ पे अपने को ग्राफ भी बनाना होगा अलग अलग एंगल पर तीव्रताओं के हिसाब से। तो जहाँ विवर्तित पुंज की तीव्रता ज़्यादा है वहाँ गैस का आयनीकरण ज़्यादा होगा, और गैस का आयनीकरण ज़्यादा होने का पता कैसे लगेगा, गैल्वेनोमीटर में अगर ज़्यादा विक्षेप आया, इट मीन्स ज़्यादा धारा आई, इसका मतलब गैस का आयनीकरण ज़्यादा हुआ, इसका मतलब विवर्तित पुंज की तीव्रता ज़्यादा है।
तो विवर्तित पुंज की तीव्रता का मापन अपन इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शो करके या देख के पता लगा सकते हैं कि किस एंगल पर विवर्तित पुंज की तीव्रता कितनी ज़्यादा है, यानी किस एंगल पर विवर्तन ज़्यादा हुआ, किस एंगल पर विवर्तन कम हुआ। तो यहाँ पे इस पूरे प्रैक्टिकल में तो 3 पार्ट तो यहाँ हो गए, ये तो प्रैक्टिकली अरेंजमेंट हो गया। अब इसमें जो प्रोसेज हुआ, क्रियाविधि जिसको अपन कह सकते हैं मैकेनिज्म प्रैक्टिकल की, इस पूरे प्रोसेज में किया क्या गया, तो इस प्रैक्टिकली अरेंजमेंट को तुम समझ चुके हो क्या है। पहला पार्ट इलेक्ट्रॉन गन, जहाँ से अपन त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज प्राप्त करेंगे। सेकंड पार्ट निकिल क्रिस्टल, जिसके परमाणुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन पुंज का विवर्तन अपने को प्रेक्षित करना है। और तीसरा पार्ट क्या है, संसूचक या आयनन कक्ष, जहाँ विवर्तित पुंज की तीव्रता अलग अलग एंगल पर प्रेक्षित करेंगे, मापेंगे कि किस एंगल पर कितनी तीव्रता का विवर्तित पुंज हमें प्राप्त होता है। अब इसमें पूरे मैकेनिज्म में सबसे पहले करना क्या है, वही अलग अलग विभवांतर त्वरित करा के हम अलग अलग गतिज ऊर्जा के, तो गतिज ऊर्जा कहीं से कंट्रोल होगी, विभवांतर से। अलग अलग विभवांतर अपन लगाएंगे तो अलग अलग गतिज ऊर्जा के पुंज यहाँ प्राप्त होंगे। तो इस पूरे प्रैक्टिकल में डेविसन जर्मन ने क्या किया, अलग अलग विभवांतर लगाकर अलग अलग गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन पुंज को निकिल क्रिस्टल पर आपतित कराया। कभी कितनी ऊर्जा के, कभी कितनी अलग अलग ऊर्जा के। तो विभवांतर से अपन गतिज ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डेविसन जर्मन ने अपने इस प्रयोग में क्या किया, अलग अलग विभवांतर लगाकर अलग अलग गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन पुंज को निकिल क्रिस्टल पर आपतित कराया और उनकी विवर्तन का कोण मापा कि इतनी गतिज ऊर्जा वाले इतने कोण पे विवर्तित होते हैं और इतने कोण पर इतनी तीव्रता है। ये सब उसने ऑब्जर्व किया और तीव्रताओं के लिए कुछ ध्रुवीय ग्राफ खींचे जो इस तरह के प्राप्त होते हैं। जैसे तीव्रता के लिए जो ग्राफ है, तो सबसे पहले विभवांतर B बराबर, जैसे मान लो 40 वोल्ट के लिए, फिर इसके बाद 50 वोल्ट विभवांतर लगाकर ऑब्जर्व किया, तो 54 वोल्ट विभवांतर जब लगाते हैं, प्रैक्टिकली ऑब्जर्वेशन है ये, यहाँ थ्योरेटिकल नहीं है कि अपन ने कुछ भी लिख दिया हो। 54 वोल्ट विभवांतर पर सबसे ज़्यादा उच्चिष्ट वाला वक्र प्राप्त हुआ। उच्चिष्ट का मतलब है मैक्सिमम तीव्रता, और वो भी कितने कोण पर आई, 50 डिग्री कोण पर। कितने कोण पर हुई, 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री कोण पर जो विवर्तित पुंज हुआ उसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा थी। और इसके बाद और विभवांतर लगा के उसने जैसे 60 वोल्ट पे चेक करें तो उच्चिष्ट वापस से गायब हो गया। उच्चिष्ट वापस से क्या हो गया, गायब। इन चारों वक्रों की अगर बात करें, 40 वोल्ट, 50 वोल्ट, 54 वोल्ट, 60 वोल्ट, तो जो कंक्लूज़न निकला, रिजल्ट इसका निकला वो ये कि 54 वोल्ट विभवांतर से त्वरित जब हमने कितना विभवांतर लगाया, 54 वोल्ट, उस समय जो गतिज ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन पुंज निकिल क्रिस्टल पर आपतित हुआ 54 वोल्ट पर, तो 50 डिग्री कोण पर जो विवर्तित हुआ उसकी तीव्रता सबसे ज़्यादा थी। तीव्रता कैसे मापी, मैंने बताया ना अभी, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देख के अपन आयनीकरण की मात्रा देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि तीव्रता ज़्यादा है। तो इन ग्राफों से ये स्पष्ट होता है कि जब विभवांतर कितना होता है, 54 वोल्ट, 54 वोल्ट, और कितने कोण पे पुंज विवर्तित होता है, 50 डिग्री पर, तो तीव्रता क्या होती है, मैक्सिमम। इसके लिए अपन ब्रेक का नियम लगाएं, जो कल मैंने बताया था आप लोगों को। विवर्तन के लिए कौन सा नियम यूज़ करते हैं, ब्रेग नियम से। तो ब्रेग नियम से मैंने कल जो चित्र में बताया था तुम्हें, 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। विवर्तन के लिए ये शर्त होती है 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। n की जगह तो अपन 1 लिख सकते हैं पहले पुंज के लिए, n बराबर 1 के लिए, तो 2d sin थीटा बराबर हो गया लैम्डा। अब लैम्डा की तो वैल्यू अपन को निकालनी है, और थीटा और फाई में क्या रिलेशन बताया था मैंने, कल ये चित्र में समझाया था मैंने तुम लोगों को। क्रिस्टल में जो परमाणुओं के द्वारा एक्स किरण का विवर्तन होता है, ये फाई, ये दूरी d है, ये स्मॉल d,
और ये कोण थीटा। ये कल भी डायग्राम मैंने बनाया था, तुमको कल के वीडियो में देख सकते हैं। 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा। तो थीटा फाई की वैल्यू तो कितनी है यहाँ पे 50 डिग्री, और कैपिटल D बराबर क्या था, इस समकोण त्रिभुज से निकाल के बताया था मैंने, ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। कल भी बताया था ये स्मॉल d अपॉन कैपिटल D बराबर क्या हो गया साइन फाई बटे 2, क्योंकि ये आधा एंगल है फाई का, टोटल का एंगल फाई है, ये फाई बटे 2 और ये भी फाई बटे 2। तो स्मॉल d की वैल्यू कैसे निकल सकते हैं, कैपिटल D इंटू साइन फाई बटे 2। अब फाई का मान कितना है 50 डिग्री, फाई का मान 50 डिग्री है, तो फाई का मान 50 और कैपिटल D का मान क्या लिखा है मैंने, ये 2.15 एंगस्ट्रॉम। तो इससे स्मॉल d का मान निकाल सकते हैं। तो कैपिटल D कितना हो गया 2.15 एंगस्ट्रॉम, फाई का मान 50 है, तो 50 का आधा 25 हो गया, यानी कि साइन 25, और साइन 25 की वैल्यू लगभग कितनी होती है 0.422 होती है। तो इसको गुणा करेंगे लगभग तो 0.91 एंगस्ट्रॉम आएगा, गुणा करके देख सकते हो। तो स्मॉल d की वैल्यू आ गई 0.91 एंगस्ट्रॉम। अब ये थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा और 5/2 में क्या रिलेशन होता है, कल भी बताया था ये थीटा प्लस 5/2 इक्वल टू कितना है 90 डिग्री। टोटल एंगल 90 होता है, ये 5/2 है और ये थीटा है, दोनों कोणों का योग 90 है। तो थीटा की वैल्यू कैसे लिख सकते हैं 90 माइनस 5/2। 5/2 का मान कितना है 50/2 यानी कि 25। तो 90 माइनस 25 कितना हो गया 65 डिग्री हो गया। 90 माइनस 25 क्या हो गया 65 डिग्री हो गया। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 65 डिग्री। अब ये वैल्यू ये समीकरण में रखें तो लैम्डा बराबर कितना हो गया 2 और d की जगह हो गया कितना 0.91 और साइन 65। तो लैम्डा बराबर 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, 1.82 हो गया। और साइन 65 की वैल्यू अगर अपन रख दें इसमें, लगभग वैल्यू कितनी होगी इसकी, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 यानी 1.732/2। तो 0.8 समथिंग, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो लगभग वैल्यू ये आएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम। गुणा करके जब मान रखेंगे तो मान लगभग कितना आएगा लैम्डा का 1.65 एंगस्ट्रॉम। साइन 65 का मान रख के देख सकते हैं, गुणा करेंगे तो 1.65 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज तुम्हारा है उसकी तरंग दैर्घ्य कितनी आई लैम्डा बराबर 1.65 एंगस्ट्रॉम आई 1.65। अब इसको इस प्रैक्टिकल से अपने को एक चीज़ तो ये सिद्ध हो गई कि इलेक्ट्रॉन पुंज का निकिल क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा विवर्तन ऑब्जर्व हो रहा है। इसका मतलब ये साफ है कि गतिशील द्रव्य कण तरंग की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि अगर तरंग की तरह बिहेव नहीं कर रहे होते तो उनका विवर्तन कतई नहीं होता। तो विवर्तन तो ऑब्जर्व हो रहा है, विवर्तन ऑब्जर्व हो रहा है तभी तो गैस का आयनीकरण हो रहा है। ये सारे एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन है वो सब इसी के हैं। तो अब इसको अपन एक देवरोगली परिकल्पना का यथार्थकरण भी इससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। जो देवरोगली परिकल्पना कल अपन ने पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगों की तरंग दैर्घ्य के लिए क्या फॉर्मूला निकाला था अपन ने, कल ज्ञात किया है 12.27/v एंगस्ट्रॉम। तो 12.27/√b, b की मतलब b कितना है, किसी विभवांतर पे अपन ने ऑब्जर्वेशन किया है इसको 54 वोल्ट पर। तो b की जगह क्या लिख दो 54 एंगस्ट्रॉम। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी मान लगभग इतना ही आएगा 1.65 या 1.66 एंगस्ट्रॉम। 54 का वर्गमूल निकालो और इसका भाग दे दो तो 1.66 एंगस्ट्रॉम आएगा। तो ये मान और ये मान सिमिलर है। अब ये मान अपन ने कहीं से ज्ञात किया है प्रैक्टिकल से। ये जो लैम्डा की वैल्यू आई है वो डेविसन जर्मर के प्रयोग से प्राप्त हुई है, यानी कि त्वरित इलेक्ट्रॉन पुंज से संबद्ध द्रव्य तरंग की तरंग दैर्घ्य का प्रायोगिक मान है क्या 1.65। और देवरोगली जो है वो क्या है, एक थ्योरी है, सिद्धांत है, परिकल्पना है, विचार है।
यानी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, थ्योरी के आधार पर जो कैलकुलेशन करते हैं उसके आधार पर लैम्डा का मान होना चाहिए 1.66 एंगस्ट्रॉम, और प्रैक्टिकली मान भी लगभग उतना ही आ रहा है, दोनों मानों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसका मतलब इस प्रैक्टिकल से दो चीज़ें सिद्ध होती हैं। नंबर एक, त्वरित इलेक्ट्रॉन यानी कि जो कि एक द्रव्य कण है वो एक तरंग की तरह बिहेव करता है, क्योंकि निकल क्रिस्टल के द्वारा उसका क्या हो रहा है, विवर्तन हो रहा है। और नंबर दो क्या प्रूफ हो रहा है, दे ब्रोगली जो परिकल्पना है वो एकदम यथार्थ है 100%, क्योंकि उसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो वैल्यू प्राप्त होती है, थ्योरेटिकल वैल्यू जो आ रही है तरंग दैर्घ्य की, वो और प्रैक्टिकल वैल्यू एकदम मैच हो रही है। इसका मतलब दोनों थ्योरी सही है। तो दे ब्रोगली थ्योरी सही सिद्ध होती है और डेविसन जर्मर प्रयोग से द्रव्य तरंगों की प्रकृति भी सही सिद्ध हो रही है।